गुड आफ्टरनून। जैसे कल हमने गजनविट्स के बारे में करा था, तो आज हम गजनविट से आगे करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा गुरीज पे होगा। द राइज ऑफ गुरीज, यानी कि मोहम्मद गौरी के बारे में हम इस चैप्टर में आज के लेसन में पढ़ने वाले हैं। अब कल अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि गजनविट एम्पायर जो था वो कितना एक्सपैंड हुआ। इंडिया में उनका बेसिक एम था जस्ट टू प्लंडर, वहां से रिचेस या ट्रेजर्स, या एक तरीके से आप समझ लीजिए इंडिया से लूटपाट करके पैसे लाके उन्होंने अपना सेंट्रल एशियन एरिया में अपना एम्पायर एक्सपैंड करना था, उसके लिए उन्होंने यूज किया। गजनविट्स के पास ऑप्शन थी कि वो सेंट्रल एशिया में अपने एम्पायर को एक्सपैंड कर सके, तो उनका कोई भी ज्यादा मोटिव नहीं था कि भाई इंडिया की तरफ अपनी टेरिटरीज को एक्सपैंड करें। ठीक है, तो बेसिकली गजनविट्स जो थे वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर तक ही सीमित रहे। ठीक है, और रेड्स करके बस यहाँ से चले गए। उनका कोई मोटिव नहीं था कि वो इंडिया में सेटल हो। उसके बाद क्या होता है, सेल्जूक एम्पायर जब राइज करता है, वो मोहम्मद महमूद गजनी की डेथ होती है। सेल्जूक एम्पायर उसकी डेथ के बाद राइज करता है। महमूद के बेटे मसूद को लड़ाई में हराया जाता है, और गजनविट एम्पायर जो कि बहुत एरिया अपने अंडर कवर करता था, उसको गजनी और पंजाब तक लिमिट कर दिया जाता है। गजनविट्स हालांकि रेड्स अभी भी राजपूताना में और गंगा वैली में कर रहे हैं, लेकिन वो अब वीक हो चुके हैं। अब वो ज्यादा उतना उनकी पावर नहीं रही जो महमूद गजनी के टाइम पे हुआ करती थी। अब इसके बाद जब सेल्जूक्स की पावर आई, वो राइज हुआ, उस टाइम पे कहीं कुछ अब जैसे उस टाइम पे पावर राइज हुई, उसके बाद थोड़े टाइम तक रहा। हर पावर का, हर एम्पायर का, हर डिनेस्टी का एक टाइम होता है। तो अराउंड मिडल ऑफ 12th सेंचुरी जब सेल्जूक्स की पावर डिक्लाइन पे जाती है, नीचे जाती है, उस टाइम पे हम देखते हैं दो पावर्स आती हैं। हिस्ट्री में सेंट्रल एशिया में दो पावर्स इमर्ज करती हैं, एक तो घुरीद्स की और एक ख्वारिज्मी की। ख्वारिज्मी एम्पायर जो है वो बेस्ड है ईरान पे। और खुरसान, अगर आपको ध्यान हो तो कल के लेक्चर में मैंने आपको खुरसान एक एरिया बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था। उसको लेके ख्वारिज्मी और घुरीद एम्पायर के घुरीद्स के बीच में होती है लड़ाई। काफी टसल रहता है और अल्टीमेटली ख्वारिज्मी एम्पायर के अंडर खुरसान का कंट्रोल आ जाता है। कंट्रोल के बाद घुरीद को सेंट्रल एशिया में जो उनकी एक्सपैंड टेरिटरीज करने की जो उनकी मंशा थी, जो उनकी इच्छाएं थी, वो एक तरह से लिमिट हो जाती हैं। अब उनको समझ आ जाता है कि सेंट्रल एशिया में तो उनसे भी ज्यादा पावरफुल एक एम्पायर आ चुका है जिसको वो टक्कर नहीं दे पाए हैं, दैट इज ख्वारिज्मी एम्पायर। तो अब उनको अपनी अटेंशन डाइवर्ट करनी पड़ती है ईस्ट की तरफ, यानी कि इंडिया की तरफ। अगर आप अपनी टेरिटरीज एक्सपैंड करना चाह रहे हो, तो जाहिर सी बात है आप किसी पे अटैक करोगे, वो एरिया अपने कंट्रोल में लोगे। ख्वारिज्मी एम्पायर क्योंकि ज्यादा पावरफुल था, तो सेंट्रल एशिया की तरफ वो नहीं जा सकते थे। सो दे हैड टू डाइवर्ट देयर अटेंशन टुवर्ड्स इंडिया। अब घुरीद्स जो बेसिकली, घुरीद्स क्या थे? घुरीद्स बेसिकली जो थे, गजनी से अगर आप देखो तो गजनी के भी वेस्ट में थे ये। मतलब इंडिया से दूर ही था ये एरिया। गौर करके ये जगह है, GHOR इसके स्पेलिंग, या GHUR, दोनों स्पेलिंग इसके ठीक है। तो इस एक जगह पे बेसिकली ये पैस्टोरलिस्ट थे। ये बहुत हम्बल पैस्टोरलिस्ट थे, और मतलब खाना बदोश लोग थे। बहुत ज्यादा इनको पावर की शुरुआत में कोई इच्छा नहीं थी, बट धीरे धीरे हुआ क्या कि इनके जो रूलर्स आए, उनकी पॉलिसीज बदली। उन्होंने सोचा कि हाँ, अब हम अपनी टेरिटरीज को थोड़ा सा एक्सपैंड करें, थोड़ा अपना भी एम्पायर बनाएं। जैसे कि होता ही है हिस्ट्री में, हर टाइम एक जैसा नहीं रहता। तो उसमें क्या होता है कि अलाउद्दीन हुसैन शाह इनके एक रूलर आए घुरीद पे। गोर जो एरिया है बेसिकली एक रॉकी टेरेन था, कोई बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे। और शुरुआत में ये गजनविट्स के इनिशियल लेवल पे गजनविट्स के ये वैसल्स थे, यानी कि उनके डिपेंडेंट्स थे। ठीक है, अब गजनविट्स की तो पावर खत्म हो गई। फिर गजनविट्स ने एक क्या किया था, गुरीद की इन बढ़ती हुई पावर से डर कर, उससे थ्रेटन होकर गजनविट रूलर ने क्या किया था, गुरीद एम्परर यानी कि अलाउद्दीन हुसैन शाह के भाई को किडनैप करके, गजनविद रूलर उस टाइम पे जिसने ये किया था उसका नाम था बहराम शाह। ठीक है, उसके अंडर क्या हुआ था कि अलाउद्दीन हुसैन शाह जो कि गुरीद रूलर था, उसके भाई को अगवा करके जहर देके मार दिया गया। इसका बदला लेने के लिए अलाउद्दीन हुसैन शाह जो कि घुरीद सुल्तान था,
उसने गजनी पे हमला किया और उसे पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया। उसकी जितनी बची खुची पावर थी वो खत्म हो गई। ठीक है। अब इसके बाद इसी वजह से अलाउद्दीन हुसैन शाह को एक टाइटल मिलता है जहांसोज। ये मैंने अपनी पीपीटी की जो स्लाइड्स बनाई है उसमें भी ये डिटेल्स लिखी हुई हैं, हम उसमें भी जाएंगे। बट अभी के लिए एक बेस आप समझ लीजिए कि क्या है जहांसोज। ये वर्ड भी मैंने लिखा है, इसके स्पेलिंग भी आपको मिल जाएंगे इसमें। इसका मतलब वर्ल्ड बर्नर। ठीक है, क्योंकि उसने गजनी को पूरी तरह तबाह, मतलब बदले में ही एक तरीके से पूरी तरह तबाह और बर्बाद कर दिया। ठीक है, एक ये था। सो दिस मार्क द फॉल ऑफ गजनविड्स एंड द राइज ऑफ घुरीद। अब यहां से गजनविड्स की बिल्कुल पावर खत्म है और घुरीद का राइज है। ठीक है। अब इनके इसके बाद आप जब ख्वारिज्मी पावर आ गई, खुरसान का एरिया उनके अंडर आ गया। यहां से अब हम इंडिया की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे एक ईयर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1163 कॉमन एरा में या 1163 एडी में घियासुद्दीन मोहम्मद गौर का रूलर बनता है। ठीक है, घियासुद्दीन मोहम्मद, उसका छोटा भाई। अब इसके 10 साल बाद यानी कि 1173 कॉमन एरा में इसका छोटा भाई मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन सैम, या जिसे हम कहते हैं मोहम्मद गौरी, वो गजनी की गद्दी पे बिठाया जाता है अपने बड़े भाई के द्वारा। ठीक है। सो मुइजुद्दीन मोहम्मद या मोहम्मद गौरी, जो जिसे हम बहुत इजीली, अब मैं पूरे लेक्चर में मोहम्मद गौरी के नाम से ही बोलूंगी, वो बेसिकली रूलर था कहाँ का, गजनी का। और बड़ा भाई कहाँ रूल कर रहा है, घूर में। ठीक है। अब यहाँ अपने राजा बनने के 2 साल बाद यानी कि 1175 कॉमन एरा में, मैंने ये ईयर यहाँ नहीं लिखा है, प्लीज इसको आप लिख लीजिएगा। 1175 कॉमन एरा में वो मुल्तान पे हमला करता है और उसे अपने कब्जे में ले लेता है। उस वक्त मुल्तान में करामाती रूलर्स हुआ करते थे। ठीक है, तो ये इसकी एक तरीके से शुरुआती इसकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी की का हिस्सा बने। फिर 1178 में गुजरात में इसने कॉन्क्वेस्ट किया, जहां इसको बहुत बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। मोहम्मद गौरी की एक खास बात यह थी कि जब भी इसे किसी हार का सामना करना पड़ता, कहीं भी ये डिफीट हुआ है, तो ये जब वापस जाता था, ये नेक्स्ट टाइम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके आता था। और अगली बार जब भी वहां पे इसने अटैक किया, जिस भी जगह में अटैक किया, जैसे फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन में ये हारा, लेकिन सेकंड बैटल ऑफ टेरेन में ये जीत गया। तो ये क्या करता था, ये तैयारी ऐसी करता था कि सेकंड बैटल में या नेक्स्ट बैटल में इसकी 100% जीत होती ही होती थी। ठीक है, ये इसकी बहुत खास बात। सो 1178 में मोहम्मद गौरी ने गुजरात में हमला किया। दैट वाज अ बैटल ऑफ कयादार। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैं अगली अगली स्लाइड्स में आपको दिखाऊंगी, ये वहां पे मेंशन्ड है। तो बैटल ऑफ कयादार 1178 एडी में होता है, और यहाँ पे इसको माउंट आबू के नियर होता है ये बैटल। और इसमें मोहम्मद गौरी की पूरी तरह से हार होती है। और इससे मोहम्मद, और ये बैटल क्यों इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ कयादार, क्योंकि इस बैटल में, एक बार मैं आपको स्लाइड ही दिखा देती हूँ। ये गजनविज के ऊपर भी कुछ मैंने मटेरियल रखा है, अगर आप चाहें तो इसे भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। वैसे एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो मैं आपको बता रही हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप उसे भी जरूर याद करें और उसे भी जरूर देखें। तो हाँ, मुइजुद्दीन, अच्छा, अब यहाँ पे जो बैटल ऑफ कयादार हुआ है, यहाँ पे मोहम्मद गौरी को एक चीज की सीख मिलती है कि इसे जो भी गजनविड्स ने जहां जहां भी एरिया, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में जो जो एरिया अपने कंट्रोल में लिए थे, पहले इसे वहां अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी या वहां के एरियाज को अपने कंट्रोल में लेना होगा। और उसके बाद उसे बेस बनाकर ही ये इंडिया के अंदर के जो एरियाज हैं या टेरिटरीज हैं उनके ऊपर अटैक कर सकता है। इसके बाद इसने क्या किया, गुजरात की इस डिफीट के बाद क्या किया इसने, 1179 से 80 के बीच में लाहौर पे हमला किया और उसको अपने कब्जे में लिया। उस टाइम पे वहां पे खुसरौ मलिक का रूल था। वही वॉज अ गजनविड रूलर। तो गजनविड रूलर खुसरौ मलिक का जो रूल, खुसरौ मलिक से ये लाहौर को अपने कब्जे में ले लेता है। और 1190 एडी तक हम ये देखते हैं कि पेशावर, लाहौर, सियालकोट सब इसके कब्जे में आ जाते हैं। अब इसके बाद होती है सबसे इंपॉर्टेंट बैटल, बैटल ऑफ टेरेन। अब उससे पहले क्या हुआ कि जब ये एरियाज इसके कंट्रोल में आते हैं, पेशावर, लाहौर, सियालकोट, इसके बाद गौरी क्या करता है, तबर हिंद जो फोर्ट है पंजाब में, उसके ऊपर ये कब्जा कर लेता है। और ये जो फोर्ट है, इसकी इंपॉर्टेंस ये थी कि इस फोर्ट से
आप दिल्ली मतलब इस एरिया को अगर आप अपने कब्जे में लेते हो तो आप दिल्ली पे आसानी से अटैक कर सकते हो। दिल्ली मीन्स द कैपिटल एंड द मेन एरिया ऑफ नॉर्दर्न एरिया, मतलब नॉर्दर्न टेरिटरी में मेन एरिया जो सबसे ज्यादा उस टाइम पे पृथ्वीराज चौहान का जहां रूल था, जो बड़ी पावरफुल उस वक्त की डिनेस्टी थी। ठीक है। अब जैसे ही इस फोर्ट को मोहम्मद गौरी ने कैप्चर किया, पृथ्वीराज चौहान ने फटाफट बिना देर किए हमला बोल के जो फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन हुआ 1191 में, फटाफट ये फोर्ट अपने कब्जे में वापस लिया और मोहम्मद गौरी को उस एक पर्टिकुलर बैटल में बड़ी बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। ठीक है। और उस कहते हैं कि उस फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन में ये इतना बुरी तरह से हारा था, इतना घायल हुआ था, इसकी जान बचाई थी एक खिलजी घुड़सवार ने। बड़ी मुश्किल से वहां से वो बच के भागा था। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब ये आया तो नेक्स्ट टाइम ही वाज मच बेटर प्रिपेयर्ड। और इसकी फोर्सेस वैसे भी, इसकी जो आर्मी होती थी, टर्किश आर्मीज थी, वो तो वैसे ही बहुत ज्यादा लाइक डिसिप्लिन्ड और ऑर्गेनाइज हुआ करती थी एज कंपेयर टू पृथ्वीराज चौहान की जो आर्मी थी। अब वो ऐसा क्यों था, क्यों ऐसी पॉलिसीज थी, इतना चौहान डिनेस्टी इतना स्ट्रांग होने के बाद भी क्यों हारी, और मतलब किस क्यों इस तरीके से नॉर्थ इंडिया मतलब इजीली टर्किश रूलर्स के कब्जे में आता गया, इसकी डिस्कशन हम किसी डिफरेंट वीडियो में करेंगे, क्योंकि उसके लिए हमें नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स एट अराउंड 12th सेंचुरी वो हमें अलग से स्टडी करना पड़ेगा। तो अभी हम सिर्फ गौरी के कैप्चर करने पे फोकस करेंगे। अच्छा, सेकंड बैटल ऑफ टेरेन में खास बात ये थी, अगर आप सतीश चंद्र साहब की हिस्ट्री की बुक पढ़ेंगे 11th स्टैंडर्ड की, तो उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि जो सेकंड बैटल था उसमें पृथ्वीराज चौहान की जो फोर्सेस थी, दे वर नॉट एट ऑल ऑर्गेनाइज्ड एंड दे वर हैरास्ड बेसिकली। वो दे वर स्लो मूविंग फोर्सेस एंड दे वर कंफ्यूज्ड, बहुत ज्यादा कंफ्यूज किया गया पृथ्वीराज चौहान की फोर्सेस को बाय द फास्ट मूविंग फोर्सेस ऑफ मोहम्मद गौरी। ठीक है। अब जाहिर है इनके पास टर्किश जो इन्वेडर्स हैं, इनके पास जो घुड़सवार हैं उनकी भी ब्रीड अच्छी है। वो भी काफी मतलब वो ब्रीड इंडिया में नहीं मिलती थी। ठीक है। जो ब्रीड होती है इनकी हॉर्सेस की वो काफी बढ़िया थी। पृथ्वीराज मतलब ये नॉर्थ इंडिया में वो ब्रीड हॉर्सेस की भी नहीं थी। और उस टाइम पे खैर पृथ्वीराज चौहान के पास एलिफेंट्स और ये सारी डिटेल्स खैर हम बाद में करेंगे। द पॉइंट इज कि वो पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। हालांकि ये कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को इनिशियल लेवल पे अजमेर का रूलर बनाया गया, लेकिन क्योंकि कुछ ना कुछ पृथ्वीराज चौहान किसी कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द टर्किश रूलर उन्होंने कुछ की, तो उस वजह से इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को एग्जीक्यूट कर दिया। और जितने भी स्ट्रॉन्ग होल्ड्स थे जैसे दिल्ली, अजमेर, ये सब टर्किश रूलर्स ने फिर अपने कंट्रोल में रखे, या अपने कंट्रोल में या अपने किसी भरोसेमंद गुलाम के कंट्रोल में दे दिए। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर द सेकेंड बैटल ऑफ टेरेन हुआ क्या था कि मुइजुद्दीन या मोहम्मद गौरी गजनी लौट जाता है। गजनी इज द प्लेस जहां वो रूल कर रहा है, बड़ा भाई गौर में रूल कर रहा है। ठीक है। वो गजनी लौट जाता है अपने इंडियन अफेयर्स को किसके हाथों में सौंप के, अपने भरोसेमंद गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में सौंप के। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होने वाला है दिल्ली सल्तनत में, वो हमारा अलग टॉपिक होगा। ठीक है। तो 1194 में ही रिटर्न्स, और अब इसका पूरा का पूरा जो ध्यान है वो है कनौज पे। कनौज एक और बहुत ही पावरफुल एरिया है। जयचंद्र इसका रूलर है। और अल्टीमेटली चंदावर, दिस वाज द बैटल ऑफ चंदावर जो हुआ था कनौज को अपने कंट्रोल में लेने के लिए। तो फाइनली 1198 एडी में कनौज भी अपने कब्जे में ये ले लेते हैं। और फाइनली इसके बाद जो भी छोटी मोटी इन्होंने रेड्स की है, बेसिकली जो मेन एरियाज थे वो कंट्रोल में इन्होंने ले लिए थे। ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो बैटल ऑफ चंदावर हुआ है और बैटल ऑफ टेरेन हुआ है, इससे तो टर्किश रूल की बुनियाद पक्की तरह से रख दी गई थी हिंदुस्तान में। इसके अलावा इन लोगों ने रेड्स मतलब ईस्ट मतलब इवन इंडिया के बिहार और बंगाल तक ये गए। बख्तियार खिलजी के द्वारा वहां पे रेड्स हुई। और इन्होंने मतलब आफ्टर द बैटल ऑफ कनौज बनारस में भी थोड़ा सा लूटपाट, टेम्पल्स को तोड़ना, ये सब भी हुआ। तो टर्किश फोर्सेस ने हालांकि काफी एक्सपेंड करना शुरू कर दिया था ईस्ट और वेस्ट में। और अल्टीमेटली
लेकिन इन सब के बावजूद भी ना टर्किश रूल ये जो घुरीद थे लाइक गजनविड्स दे वर नॉट गुड एडमिनिस्ट्रेटर्स। इनको ये जो एरिया जो दिल्ली से या अपर गंगा वैली से थोड़े भी दूर इन्होंने अगर कंकर भी किए थे ना तो उसको मैनेज करना इनके लिए मुश्किल हो रहा था। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, गौरी ने क्या किया, अपने बहुत ही जो भरोसेमंद जो इसके गुलाम होते थे, अपनी कंकर्ड टेरिटरीज या अपनी जीते हुए इलाके जो थे हिंदुस्तान में, ये अपने उन लॉयल सर्वेंट्स को या अपने उन गुलामों को दे दिया। इनिशियली ये गुलाम जो थे, इनकी जो टाइज थी वो मोहम्मद गौरी या गजनी के साथ, मतलब गजनी जो है एरिया उसके साथ इन्होंने मेंटेन करके रखा। तभी अगर आप देखें तो दिल्ली सल्तनत में जो पहली डिनेस्टी आती है वो है स्लेव डायनेस्टी। लेकिन ग्रेजुअली जो ये स्लेव्स थे या ये जो टर्किश रूलर इंडिया में आए, इन्होंने ग्रेजुअली अपनी जो टाइज थी, अपना जो था इंडिपेंडेंट रूल इन्होंने स्टार्ट किया। अपनी टाइज इन्होंने गजनी से कट कर दी कि भाई हमारा कोई लेना देना नहीं कि सेंट्रल एशियन पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है। अब हम पूरा का पूरा हिंदुस्तान में कॉन्सेंट्रेट करेंगे, इंडिया के एरियाज को एक्सपैंड, इंडिया में अपनी टेरिटरीज एक्सपैंड करेंगे, वहां पे रूल करेंगे एंड वी आर गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन इंडिया। अब वहां सेंट्रल एशिया से, वहां से गजनी की तरफ से हमारे पॉलिटिक्स में कोई इंटरफेयर ना करे, हम वहां पे इंटरफेयर नहीं कर रहे। बट ये इनिशियल लेवल पे नहीं हुआ था, ये बाद में हुआ था। ग्रेजुअली दिल्ली सल्तनत में भी वो हम डिटेल्स पढ़ेंगे। तो यहाँ आकर हमारा घुरीज का चैप्टर होता है खत्म। थोड़ा सा ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल या पॉलिटिक्स ऑफ इन ड्यूरिंग 12th century AD इन नॉर्थ इंडिया, वो जो भी टेरिटरी पॉलिटिकल सिचुएशन थी वो हम डिस्कस करेंगे एक सेपरेट वीडियो में। थैंक यू।